Assalamu alaikum, dear students. Welcome to the connected classroom. My name is Mr. Suhail and I'm your mathematics teacher. आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम अपनी जो 7.2 एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चन है उनको सॉल्व करेंगे और इसी तरह साथ उसके जो MCQs हैं उनकी बातचीत करेंगे। हमने प्रीवियस जो हमारी क्लास थी उसके अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व किया था। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट्स ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल आर हाफ इन द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड। कि एक अगर आपके पास ट्राइंगल है, दो साइड्स के अगर हम मिड पॉइंट लें, उनको कनेक्ट करें तो वो जो थर्ड साइड होगी ना उसकी लेंथ की किसकी इक्वल होगा, हाफ के इक्वल होगा। ये एक तरह का प्रूफ है, तो हमने जनरली इसको प्रूव करना है कि क्या ऐसा होता है या नहीं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 11, ठीक है। तो हम इसको प्रूव करेंगे कि लेट्स से हमारे पास एक ट्राइंगल है, A, B और C। अब हम वेक्टर वाला चैप्टर जो है वो डिस्कस कर रहे हैं, तो इसको हम जो है वो वेक्टर वाला जो मेथड है उससे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन की जो डिस्क्रिप्शन है उसमें यह है कि ABC एक ट्राइंगल है और ये जो दो मिड पॉइंट है, एक को हम E का नाम दे देंगे, एक को हम F का नाम दे देंगे। वो किसके मिड पॉइंट होंगे, AC के और BC के, और फिर उनकी जो लेंथ होगी वो थर्ड वाले के यानी कि इसके लेंथ के हाफ के इक्वल होगी। तो हम यहाँ पे इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। Consider a triangle ABC, ठीक है। अब हमारे पास ABC जो ट्राइंगल है उसमें जो OA पोजीशन वेक्टर है ये A की इक्वल है, ये हमारे पास B की इक्वल है और ये जो है वो C की इक्वल है। OB इज इक्वल टू B एंड OC इज इक्वल टू C। अब नेक्स्ट हमने क्या लेना है कि अगर हम इधर ही लिखें तो E एंड F आर मिड पॉइंट ऑफ, किसके मिड पॉइंट हैं जो हम निशान लगाएंगे उन्हीं का लिखेंगे। E हमारे पास किसका मिड पॉइंट है, AC का, और BC का जो मिड पॉइंट है वो F है। तो E एंड F आर मिड पॉइंट ऑफ AC एंड BC, ठीक है। हमारा जो क्वेश्चन है, हमने जो प्रूव करना है कि ये जो EF मिड पॉइंट हैं, अगर हम इनकी लेंथ निकालेंगे तो वो इसके लेंथ के हाफ की इक्वल होगी। सबसे पहले तो हमें मिड पॉइंट्स निकालने हैं, फिर उनको मिलाना है। हम जब वेक्टर्स डिस्कस कर रहे हैं तो उसमें इंपॉर्टेंट चीज होगी डायरेक्शन। मीन्स अगर हम F का मिड पॉइंट निकालेंगे तो वो हमारे पास इक्वल होगा B प्लस C डिवाइडिंग बाई 2, यानी कि जो उनके कंपोनेंट्स हैं उनको हम ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। जो हमारे पास E होगा वो हमारे पास होगा A प्लस C डिवाइडिंग बाई 2। वेक्टर्स की बात हो रही है तो डायरेक्शन मैटर्स अ लॉट। अब हम निकालेंगे EF की जो लेंथ है वो निकालेंगे, और EF की जो हमारे पास लेंथ होगी वो किसकी इक्वल होगी, OF माइनस OE की इक्वल होगी, यानी कि इसका जो कंपोनेंट है उसके अंदर से ये वाला जो कंपोनेंट है वो हम माइनस कर देंगे। तो हम इसके बाद क्या निकालते हैं, EF फाइंड आउट करते हैं, विच इज इक्वल टू OF पोजिशन वेक्टर माइनस OE पोजिशन वेक्टर। सो EF की जो लेंथ है वो है OF की वैल्यू क्या है, B प्लस C डिवाइडिंग बाई 2, और OE की जो वैल्यू है वो है A प्लस C डिवाइडिंग बाई 2। एलसीएम लेंगे, B प्लस C माइनस A माइनस C, यानी कि B माइनस A डिवाइडिंग बाई 2 हमारे पास EF की वैल्यू आ गई। अब हमने शो कराना था कि ये जो EF की वैल्यू है ये इस लेंथ के हाफ के इक्वल है, तो हम उसकी लेंथ निकाल लेते हैं, इसी के सामने ही फाइंड आउट करते हैं। क्या फाइंड आउट करते हैं जी, AB फाइंड आउट करते हैं। सो AB हमारे पास इक्वल होता है OB माइनस OA, और OB की वैल्यू हमारे पास किस चीज़ की इक्वल है, B की इक्वल है। OA की वैल्यू हमारे पास A की इक्वल है, B माइनस A, ये हमारे पास AB है। अब AB को देखें और EF को देखें तो दोनों के कंपैरिजन से हमें ये नज़र आ रहा है कि जो EF है
वो हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ ए बी है। चले मैं इनको नाम भी दे देता हूं, इसको नाम दे देते हैं 1 का, इसको नाम दे देते हैं 2 का, फ्रॉम 1 एंड 2, क्योंकि ये b माइनस ए है ना, और ये b माइनस ए डिवाइडिंग बाई 2 है, तो ये हाफ ऑफ द लेंथ है। फ्रॉम 1 एंड 2 ई एफ इज हाफ ऑफ लेंथ ऑफ ए बी। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज थी वो थे ये वाले कंपोनेंट्स, यानी कि एक तो आपने डायरेक्शन का ख्याल रखना है, हम वेक्टर्स की बात कर रहे हैं। अब देखिए, अगर आप फॉर एग्जांपल ये ए बी जो लेंथ है ना, इसको बना देते बी ए लिखते, तो आपका आंसर आता ए माइनस बी, साइन अपोजिट हो जाता, फिर ये दोनों आपस में पैरेलल तो होते बट एंटी होते, यानी कि एक की डायरेक्शन उस तरफ है तो दूसरे की डायरेक्शन इस तरफ है। क्योंकि हमने जब इनको शो करना है ई एफ है ना, तो अगर मैंने ई एफ फाइंड आउट किया है तो फिर मुझे ए से बी ही फाइंड आउट करना है। हाँ, ये हो सकता है कि आप अगर एफ ई फाइंड आउट कर रहे हैं तो फिर आप बी से ए तक फाइंड आउट कर सकते हैं, फिर आंसर सेम आएंगे। तो वेक्टर्स, डायरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसका आपने ख्याल रखना है। सो ये था हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 11। अब हम जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, उसको हम रीड आउट करते हैं कि उसमें क्या चीज़ है। प्रूव दैट the joining the midpoints of two non-parallel sides of the trapezium is parallel to its third side। पैरेलल के रेफरेंस से जो कॉन्सेप्ट है वो हमने प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर भी रीड आउट किया था, जहाँ पे कोलिनियर हमने शो किए थे। हमने वहाँ पे स्लोप्स वाला जो मेथड है वो यूज़ किया था और उनको हमने कोलिनियर शो किया था। अब ये भी जनरलाइज्ड प्रूफ है, इसी तरह 13 भी आपके पास प्रूफ है। तो 12 को आपने गौर से देखना है, क्योंकि 13 का आधा जो पोर्शन है वो मैं सॉल्व करवाऊंगा और आधा जो पोर्शन होगा असाइनमेंट के तौर पे आप खुद सॉल्व करेंगे, यानी इसकी मैं डायग्राम का ओवरव्यू आपको दूंगा, 12 पूरा समझाऊंगा, उसी से रेलिवेंट काफ़ी हद तक 13 होगा और बाकी 13 हाफ आपने खुद से सॉल्व करना है। सो प्रूव दैट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम क्या होती है मैं बनाता हूं और फिर आपको वहां से समझ आएगी कि दो उसकी जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं वो थर्ड के पैरेलल हैं। ओके, ट्रेपीजियम ना इस तरह की डायग्राम होगी, तो दो तो आपस में पैरेलल हो गई हैं, ठीक है, बट दो जो हैं वो एंटी पैरेलल होती हैं, दो जो हैं वो एंटी पैरेलल होंगी। ये थोड़ी सी इसका डायरेक्शन जो है ना वो आप इस तरह कर सकते हैं, ये और कुछ इस तरह से, ठीक है। तो दो आपस में पैरेलल हैं और दो जो हैं वो पैरेलल नहीं हैं। अब यहाँ से मैं एक दफ़ा बुक से आपको रीड आउट करके बताता हूँ कि ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ नॉन पैरेलल साइड्स, ये नॉन पैरेलल साइड्स हैं, ओके। क्या करना है, इज पैरेलल टू इट्स पैरेलल साइड, और ये जो ज्वाइन करें ना अगर इनको, तो ये जो पैरेलल साइड्स होंगी उनके पैरेलल होंगे, ठीक है। तो हम इस डायग्राम को बनाते हैं प्रॉपर तरीके से कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के ऊपर, क्योंकि हमने इसको भी आप जनरली जाहिर सी बात है प्रूव करना है। तो फिर अगर हम स्लोप मेथड लगाएंगे तो ऐसे होगा। क्वेश्चन नंबर 12, कंसीडर अ ट्रेपीजियम। हमने ट्रेपीजियम को कंसीडर कर लिया जी। कैसे कंसीडर किया, एक हमने एक्सिस ले लिया, इस एक्सिस के ऊपर हम ट्रेपीजियम को कंसीडर कर रहे हैं कि यहां पे ए, बी और यहां पे सी और यहां पे डी। तो अब यहां पे देखें तो बी से लेकर सी तक और सी से लेकर डी तक। अब हमने ये ट्रेपीजियम कंसीडर कर लिया कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पे। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पे क्यों बनाई, ताकि मैं आपको ए बी सी डी के जो पॉइंट्स हैं वो बता सकूं, और साथ हम लिखेंगे, ये लिख के बता देंगे कि ए बी और सी डी ये पैरेलल साइड्स हैं और ए डी और बी सी नॉन पैरेलल साइड्स हैं। अब इनके जो पॉइंट्स हैं ना, ए अगर ओरिजिन के ऊपर है तो 0 0, बी के जो पॉइंट्स हैं वो बी और 0, क्योंकि एक्स के ऊपर वाई की जो वैल्यू है वो 0 होती है। अगर यहां से लेकर यहां तक इसको मैं एच हाइट का नाम दे देता हूं, तो सी के जो पॉइंट हो जाएंगे वो सी और एच हो जाएंगे, ठीक है। और इसी तरह जो D के पॉइंट होंगे वो D और H हो जाएंगे, यानी कि उसका जो X कंपोनेंट है वो D की इक्वल हो गया और जो उसका Y कंपोनेंट है वो H की इक्वल हो गया।
ये डायग्राम तो हमारे पास कंप्लीट हो गई। अब हम इसको राइट डाउन पहले तो करते हैं। राइट डाउन में हम क्या करेंगे कि हमने ए बी एक जो है वो कंसीडर ट्रेपीजियम ऑन एक्स वाई प्लेन, ठीक है जी। अब इसमें क्या है, ए बी एंड डी सी आर पैरेलल साइड्स हैं, ठीक है। और हम कहते हैं कि ए डी एंड बी सी आर नॉन पैरेलल साइड्स। उसकी रीजन क्या है कि जो ट्रेपीजियम होती है, ट्रेपीजियम में होता ही है कि दो जो साइड्स होती हैं वो पैरेलल होती हैं और दो पैरेलल नहीं होती हैं। अब इसके बाद क्या करना है, हमारा जो क्वेश्चन है कि जो मिड पॉइंट्स हैं वो आपने फाइंड आउट करने हैं, ई और एफ। ई एफ हम फाइंड आउट करेंगे और फिर ई एफ के जो आंसर यानी कि उसका जो स्लोप होगा वो बाकी जो दोनों साइड्स होंगी उनके पैरेलल होगा। तो मजीद हम क्या लिखते हैं, ई एंड एफ आर मिड पॉइंट्स। किसके मिड पॉइंट्स हैं, ए डी के हैं और बी सी के हैं। तो इसका मतलब है कि अगर हमारे पास ई और एफ इनके मिड पॉइंट्स हैं तो हम मिड पॉइंट का इन पे फार्मूला लगाएंगे, ई और एफ की वैल्यू निकालेंगे। ई की वैल्यू हमारे पास बनेगी d/2 और h/2। आप जानते हैं कि जो x के कंपोनेंट्स हैं उनको 2 से डिवाइड करेंगे ऐड करने के बाद, y के जो कंपोनेंट्स हैं उनको 2 पे डिवाइड करेंगे ऐड करने के बाद, और जो इसके कंपोनेंट्स f के बन रहे हैं वो बन रहे हैं b + c डिवाइडिंग बाई 2, और जो दूसरा कंपोनेंट होगा वो होगा h/2, ठीक है। तो यहां पे हम अगर मैं इसको मजीद लिखना चाहूं तो a की वैल्यू 0 0 है, b की वैल्यू b और 0 है, c की वैल्यू c और h है, और d की वैल्यू d एंड h है। द वैल्यू ऑफ e इज मिड पॉइंट ऑफ a एंड d, और इसकी वैल्यूज क्या हैं, d/2 हैं और h/2 है। और मजीद क्या चीज है हमारे पास डायग्राम से, f इज मिड पॉइंट ऑफ BC, और वो किस चीज की इक्वल है, b + c डिवाइडिंग बाई 2 एंड h/2। अब उसने ये कहा है, जो क्वेश्चन समझने वाला है, कि ये जो E और F है ना, अगर इनको आप ज्वाइन करें ना तो ये जो पैरेलल साइड्स होंगी उनके पैरेलल होंगे। तो ये तो तभी हो सकता है जब अगर हम स्लोप्स वाला मेथड यानी कि पिछला जो हमारा 6 क्वेश्चन है उससे रिलेट करें। तो अगर मैं स्लोप निकालूं ई एफ का, उसका फिर ये जो स्लोप होना चाहिए वो ए बी के स्लोप के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तभी हमें पता चलेगा कि ये जो हैं वो दोनों आपस में पैरेलल हैं। बेसिकली तो हमने ये निकालना था कि ये जो ई एफ है वो इस पैरेलल जो साइड है उसके पैरेलल है, बट हम दोनों को चेक कर लेते हैं क्या उसकी भी पैरेलल है या नहीं। ऑल्दो ये ऑब्वियस होगा क्योंकि ये एक पैरेलल है तो वो दूसरे की भी पैरेलल ही होगा। हम निकालते हैं ई एफ का स्लोप। स्लोप क्या चीज होती है, हम फार्मूला अप्लाई करते हैं y2 - y1 ओवर x2 - x1, यानी कि h/2 y की वैल्यू है, इधर h/2 दूसरे y की वैल्यू है, y2 - y1 ओवर x2 विच इज b + c डिवाइडिंग बाई 2, और माइनस है d/2। द आंसर इज 0 क्योंकि सामने नजर आ रहा है h/2 - h/2 0 की इक्वल होगा। दूसरी जो हम स्लोप निकालते हैं वो निकालते हैं ए बी की स्लोप। ए बी की स्लोप इसी तरह अगर हम निकालेंगे तो y2 - y1 यानी कि 0 - 0 ओवर b - 0, ये भी 0 की इक्वल आ गया। अब हम तीसरी की भी निकाल लेते हैं, DC की भी निकाल लेते हैं स्लोप। DC का जो स्लोप है वो किसके इक्वल होगा, जो
डी सी के पॉइंट होंगे वो हमारे पास हैं h माइनस एच ओवर सी माइनस टी, एच माइनस एच ओवर सी माइनस टी, ये भी 0 के इक्वल हैं। अब बुक से आप अपनी स्टेटमेंट को दोहरा सकते हैं, ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू नॉन पैरेलल साइड्स, ये हमारे पास नॉन पैरेलल साइड्स थी, इनके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन किया, आफ्टर ट्रेपेजियम इज पैरेलल टू दी इट्स पैरेलल साइड्स, ये जो इसकी पैरेलल साइड्स हैं वो इसके पैरेलल हैं। अगर आप लिखना चाहें मजीद तो आप आसान करके लिख सकते हैं 1, 2 और 3, फ्रॉम 1, 2 एंड 3 ऑल जो स्लोप्स हैं वो क्या हैं, वो सेम हैं, implies that EF is parallel to parallel sides। कौन सी पैरेलल साइड्स हैं, ए बी और डी सी के। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रूफ है, हमने इसको सॉल्व कर दिया बाय स्लोप्स मेथड। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर जो 13 है, जिसकी मैं डायग्राम बनाऊंगा और इसका जो सोल्यूशन है वो आपने खुद से करना है। प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट्स ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एडजेसेंट साइड्स ऑफ स्क्वायर आर रेक्टेंगल आर पैरेललोग्राम डिवाइड्स द करस्पॉन्डिंग डायगोनल्स इन 1:3। अगर मैं एक स्क्वायर लेता हूं, उसने ये कहा है फॉर एग्जांपल मेरे पास ए बी सी और डी जो है वो एक स्क्वायर है, इसको भी आप इसी तरह कार्टेशियन जो कोऑर्डिनेट्स है उसके ऊपर ही लेंगे। जो इसकी एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट का मतलब होता है जो एक साथ होंगी, एक साथ जो एडजेसेंट साइड्स हैं उसका मिड पॉइंट, एक मैंने मिड पॉइंट ले लिया ई और दूसरा जो मिड पॉइंट है वो मैंने ले लिया एफ, ठीक है, मिड पॉइंट ले लिया, डिवाइड्स द करस्पॉन्डिंग डायगोनल। अगर हम इनको ज्वाइन करें तो ये जो करस्पॉन्डिंग डायगोनल होगा उसको 1:3 में डिवाइड करेगा। ये एक प्रूफ है। तो अब अगर वैसे आप नजर भी आपको आ रहा है कि 1:3 में ही इसको डिवाइड कर रहा है, यानी कि ये इसका ये चले मैं इसको डी का नाम दे सॉरी जी का नाम दे देता हूं। अब देखें ए जी जो है ना वो लेंथ 1 है और जो जी से लेकर सी तक वो 3 है, नजर भी आ रहा है। तो अब इसको आपने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के ऊपर लेके प्रूव करना है मैथमेटिकली कि ये किस तरह 1:3 के अंदर डिवाइड करता है। किस तरह देखते हुए क्वेश्चन नंबर 12 की जो डिटेल है उसको देखते हुए आपने डायग्राम मैंने आपको बना दिया कि डायग्राम किस तरह बनेगी। हाँ, इसमें आपके पास ऑप्शन है, आप रेक्टेंगल ले सकते हैं, आप पैरेललोग्राम ले सकते हैं, किसी को भी लेंगे तो वो 1:3 में उसको डिवाइड करना चाहिए। आई होप आप इसको सॉल्व करेंगे ताकि आपकी एक्सरसाइज का जो मैक्सिमम पोर्शन है वो आपको क्लियर हो जाए। अब इसके बाद हम आते हैं अपना जो एक्सरसाइज के MCQs हैं उनके ऊपर। उनको हम देखते हैं कि उनमें क्या चीज़ें पूछी गई हैं, कैसे हम उनको सॉल्व कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केलर क्वांटिटी, पहला MCQs। अब स्केलर कौन सी होती है जिसमें डायरेक्शन का ख्याल ना रखा जाए। वेलोसिटी, डायरेक्शन मौजूद है, होनी चाहिए। स्पीड, टॉर्क एंड फोर्स, फोर्स भी किसी साइड से किसी डायरेक्शन से आप लगाएंगे, टॉर्क इसी तरह टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्सेस होता है। और स्पीड एक ऐसी चीज़ है, अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो आप उसकी स्पीड जो है वो रैंडमली कम ज़्यादा कर सकते हैं, कोई डायरेक्शन उसमें नहीं होती। तो स्पीड पहले का आंसर है, यानी कि बी, जो कि स्केलर क्वांटिटी है। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर, अब स्पीड पहले वाले के साथ कंसीडर हो गया, जो बी पार्ट है कि वो तो स्केलर हो गया। डिस्टेंस किसी भी साइड पे हो सकता है, स्केलर होगा। वर्क आपका इसी तरह स्केलर है। तो आपकी जो वेक्टर क्वांटिटी है वो है आपकी वेलोसिटी। वेलोसिटी आपकी क्या कहलाएगी, आपकी वेक्टर क्वांटिटी कहलाएगी। नेक्स्ट थर्ड है, इफ ए एंड बी आर पोजीशन वेक्टर ऑफ ए एंड बी रिस्पेक्टिवली, ए बी इज, आप जानते हैं कि जो थर्ड MCQs है, ए बी पूरी एक्सरसाइज हमने पढ़ी है ओ बी माइनस ओ ए, बी माइनस ए, आंसर इज क्लियर दैट C part is its answer. Which of the following is not a symbol of vector A? A के ऊपर जो लाइन लगी हुई है, पहला
तीर का निशान है, वेक्टर का साइन है, बी बिल्कुल वेक्टर का साइन है, सी इसको बोल्ड करके लिख सकते हैं, डी जो है वो ये मैग्नीट्यूड का साइन है, ये वेक्टर का साइन नहीं है। तो डी जो है वो इसका राइट ऑप्शन है कि ये सिंबल नहीं है। नेक्स्ट वन 5 है, इफ OP इज दिस देन माइनस OP। तो बहुत इजी है, अभी भी हमने क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर भी इसकी बातचीत की है कि अगर OP की वैल्यू ये है -6 और 7 है तो -OP की वैल्यू क्या होनी चाहिए? डेफिनेटली उसके अपोजिट होनी चाहिए। मैंने साइन लगा दिया है और सी इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट वन 6 पार्ट है, u इज इक्वल टू -5i + 12j देन मैग्नीट्यूड ऑफ u इज इक्वल टू। अब मैग्नीट्यूड में क्या चीज़ होती है, u की हमारे पास अगर हमने मैग्नीट्यूड लेनी है, MCQs नंबर हमारे पास 6 है, -5 का स्क्वायर और दूसरा होगा 12 का स्क्वायर, 169 अंडर रूट यानी कि 13। ठीक है, तो 13 आपका राइट ऑप्शन है अगर आप u का मैग्नीट्यूड लेंगे तो। ठीक है, 12 का स्क्वायर करेंगे 144 + 25 169 अंडर रूट दैट इज इक्वल टू 13। डी इज द राइट ऑप्शन। 7, गिवन दैट u इज एनी वेक्टर विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। u कोई भी वेक्टर है, 7 इज वेरी इंपॉर्टेंट कि u हमारे पास कोई भी अगर वेक्टर है तो हमने क्या बताना है कि पहला जो a पार्ट है -u का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू पॉजिटिव u का मैग्नीट्यूड, या b बाहर माइनस लिखा हो और अंदर दोनों मैग्नीट्यूड हो। तीसरा दोनों के एक नेगेटिव का एक पॉजिटिव का मैग्नीट्यूड लें, उनका सम 0 के इक्वल है, या d मैग्नीट्यूड ऑफ u इज इक्वल टू 0। तो a जो है वो इसका राइट ऑप्शन है कि अगर आपके पास u का हमने जिस तरह फॉर एग्जांपल मैग्नीट्यूड लिया, अगर इसमें -u का भी मैग्नीट्यूड लेंगे तो वो भी 13 ही आएगा, यानी कि u चले मैं उसी से आपको समझाता हूँ। u वैल्यू थी मेरे पास -5i + 12j, तो -u का क्या मतलब होगा, 5i - 12j, इधर अंदर माइनस हो जाएगा, तो जब माइनस का स्क्वायर करेंगे तो वो दोबारा पॉजिटिव ही हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो -u का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू u का मैग्नीट्यूड। A इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट वन 8, द यूनिट वेक्टर ऑफ द वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है, डायरेक्शनल वेक्टर डिवाइडिंग बाय उसका मैग्नीट्यूड। तो अगर हम इस 8 को यहाँ पे देखें तो सिर्फ क्या फ़र्क है, मैग्नीट्यूड आपने उसी तरीके से ही लेना है, u इज इक्वल टू 6i + 10j और -2k होना चाहिए। अच्छा, इसमें 10j - 2j ही उन्होंने लिखा है, तो बहुत आसान है, 6i + 8j हो गया। आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, उसने सिर्फ उसको थोड़ा सा ट्रिकी कर दिया है, और 6 का स्क्वायर कर देंगे, 8 का स्क्वायर कर देंगे, जो कि 10 के इक्वल आएगा, यानी कि 100 का जो अंडर रूट आएगा वो 10 के इक्वल आएगा। इट शुड बी 6 डिवाइडिंग बाय 10। अब u डायरेक्शनल दिया हुआ है, डिवाइडिंग बाय u का मैग्नीट्यूड है, तो 6i डिवाइडिंग बाय 10 और 8j डिवाइडिंग बाय 10, यानी 3/5i और 4/5j। B इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट आ जाते हैं हम 9 पे। इफ a इज इक्वल टू λb और a की वैल्यू आपको गिवन है, b की भी वैल्यू गिवन है, देन लैम्डा इज इक्वल टू, अगर आपके पास a भी गिवन है, b भी गिवन है, तो लैम्डा आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं इसको यहाँ पे सॉल्व भी करता हूँ। a इज इक्वल टू λb। a की वैल्यू क्या है, 12i - 18j इज इक्वल टू लैम्डा टाइम, जो b की वैल्यू है वो है -2i + 3j। तो हमने वैल्यूज लिख दी हैं। अब कौन सी चीज़ है जो इन दोनों को इक्विलेट कर रही है, तो वो हमारे पास देखें, ये 12 है ना, तो इसका मतलब है 6 अगर मैं कॉमन लूँ, -6 कॉमन लूँ, तो ये बनता है -2i + 3j, तब जाके ये उसके इक्वल बनता है। तो जो लैम्डा की वैल्यू होगी वो -6 की इक्वल होगी। पैरेलल जो वेक्टर्स हैं उसका कॉन्सेप्ट है, जब दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल होते हैं
तो उनके दरमियान क्या चीज़ होती है, ये चीज़ होती है लैम्डा वी, और लैम्डा वो वाला कंपोनेंट होता है जिसका मल्टीपल दूसरे को क्या कर रहा होता है, पैरेलल कर रहा होता है। वैसे तो इसको होना ये चाहिए था कि इस साइड पे होता -2i + 3j इज इक्वल टू 12i - 18j होना चाहिए, यानी कि इसमें से अगर मैं -6 कॉमन लूँ तो तब जाके ये इस एक दूसरे के इक्वल बनते हैं, तो फिर लैम्डा की वैल्यू क्या किसकी इक्वल आ जाएगी, -6 के इक्वल आ जाएगी। नेक्स्ट 10(1), u आपके पास है -5x एंड 8 हैं, v आपके पास 10 और 4y हैं, इक्वल वेक्टर्स हैं। व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ x एंड y? u हमारे पास है -5x और 8 और v हमारे पास है 10 और 4y। अगर ये इक्वल वेक्टर्स हैं इसका मतलब है x की जो वैल्यूज़ हैं वो आपस में इक्वल हैं, y की जो वैल्यूज़ हैं वो आपस में इक्वल हैं। -5x इज इक्वल टू 10, द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू -2 और 8 इज इक्वल टू 4y, द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 2। तो x इज इक्वल टू -2 एंड y इज इक्वल टू 2। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट वन 11, p आपके पास गिवन है, q आपके पास गिवन है, p - 2q बहुत आसान है, p और 2q को आपस में आपने सब्ट्रैक्ट कर देना है, आप खुद करेंगे इसको सॉल्व। नेक्स्ट वन इज 12, u और v गिवन है, u - v पहले निकालेंगे और फिर उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। इसके रेलिवेंट हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। u और v को आपने सब्ट्रैक्ट करना है पहले और फिर उसका मैग्नीट्यूड निकालना है। मैं यहाँ पे आपको कुछ इसका गाइड कर देता हूँ। u इज इक्वल टू 5i + 10j, ये हमारा MCQs नंबर है 12 और v हमारे पास है 4j। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ u - v मैग्नीट्यूड? तो पहले आपने u - v लेना है ना, 5i और +6j हो जाएगा। डायरेक्ट मैंने लिखा है क्योंकि 10j उसकी वैल्यू है -4j, करेंगे तो 6j हो जाएगा। अब आपने u - v का मैग्नीट्यूड लेना है 5 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर, यानी 25 + 36 विच इज 61 √ आ जाएगा। ऑप्शन जो बी है वो राइट ऑप्शन है। 13, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स अ पोजीशन वेक्टर? तो पोजीशन वेक्टर को कौन सा शो कर रहा है? OP ऊपर एक तीर है, नेक्स्ट वन -OP ऊपर तीर है, थर्ड वन PO या PQ। O से लेकर ओरिजिन से अगर आप पोजीशन उसकी फाइंड आउट करेंगे तो OPA इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट वन, व्हाट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज इफ AB इज इक्वल टू 2/3 ऑफ द DC? ये काइट है, रेक्टेंगल है, ट्रेपीजियम है या रोम्बस है? तो ये हमारे पास ट्रेपीजियम है। दिस इज इंपॉर्टेंट वन क्योंकि मेमोराइजेशन का क्वेश्चन है, तो ट्रेपीजियम के अंदर ये कंडीशन होती है जी। तो ये थे हमारे इस चैप्टर के MCQs। नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी, क्योंकि अब आपके MCQs भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 50% उनका पोर्शन है। नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसमें हम अपने नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। उम्मीद है आपको लेक्चर समझ आया होगा। एक क्वेश्चन जो आपको असाइनमेंट के तौर पे दिए है, आपने उसको सॉल्व करना है। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।